हेलो एवरीवन, आज हम रेट ऑफ सिलेक्शन के फुल थ्योरी वीडियो सेकंड में डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन को। फिर हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल जिसको कि हम वोल्टेज सेल बोलते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज जिसको कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो आइए वन बाय वन इंटरव्यू की स्टडी करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम 12th क्लास के प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो है इसका एम क्या है, तो इसका एम है प्रिपेयर M/20 सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको कि हम मोहर सॉल्ट बोलते हैं। यूजिंग दिस सॉल्यूशन फाइंड आउट द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन केमेनोफोर सॉल्यूशन। तो हमारे पास मोहर सॉल्ट जो है वो M/20 सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे। इस सॉल्यूशन की हेल्प से हमें केमेनोफोर सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो फाइंड करनी है और उसकी स्ट्रेंथ भी फाइंड करनी है। तो ये टाइट्रेशन की एक्टिविटी है। तो इस टाइट्रेशन में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए होंगे, तो हमको ब्यूरेट चाहिए होता है, पिपेट चाहिए होता है, केमेनोफोर सॉल्यूशन चाहिए, मोहर सॉल्ट चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, बीम बैलेंस चाहिए, ब्यूरेट स्टैंड चाहिए। तो जो जो एक्टिविटी परफॉर्म करने में आपको मटेरियल लगे वो मटेरियल नोट कर लेना, नहीं तो इतने से तो काम चली जाएगा। तो अब हम मोहर सॉल्ट का M/20 सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करेंगे और इस सॉल्यूशन की हेल्प से हम पोटेशियम परमैंगनेट की मोलैरिटी और स्ट्रेंथ को फाइंड करेंगे। तो अब हम M/20 सॉल्यूशन जो है वो मोहर सॉल्ट का प्रिपेयर करेंगे। तो इस टाइट्रेशन में हमें अप्रॉक्स 250 ml मोहर सॉल्ट की जरूरत होगी। तो 250 ml जो है वो मोहर सॉल्ट हम बना लेंगे। हम 1 लीटर नहीं बनाएंगे, हम कितना बनाएंगे 250 मिलीलीटर। हमें सॉल्ट जो है वो बर्बाद नहीं करना है। तो देखो जरा ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो M/20 सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें 250 मिलीलीटर वाटर में कितना मोहर सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व करना होगा। तो हम मोहर सॉल्ट का वेट जो है वो निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि मोलैरिटी जो है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो वेट हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा मोलैरिटी इनटू मोलर वेट ये, और वॉल्यूम सॉल्यूशन का। अब क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में है तो हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो ये लीटर में कन्वर्ट होगा। तो वेट ऑफ मोहर सॉल्ट निकाल रहा है। तो मोलैरिटी तो कितनी दी गई है M/20, तो 1/20 मोलैरिटी हो गई इनटू मोलर वेट कितना होता है, तो फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट, ये हमारा मोहर सॉल्ट कहलाता है। जब इसका मोलर वेट आप निकालोगे तो ये 392 आता है। वॉल्यूम कितना है 250 मिलीलीटर है। हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से डिवाइड करोगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 4.9 ग्राम जो है वो आ जाएगा। तो 4.9 ग्राम मोहर सॉल्ट जो है वो हम 250 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो हमारा M/20 सॉल्यूशन मोहर सॉल्ट का प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसका मोलर मास जो है वो कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा आयरन का मास होता है 56 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4 करोगे, 4 ऑक्सीजन है ना, इंटू 4 किया, प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 4, ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सल्फर 32 प्लस 16 इंटू 4, ये ऑक्सीजन हो गया, प्लस ये 6 है 6 किया, इंटू में था हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 16, तो ये आएगा आपका 392। जब आप इसको ऐड करोगे तो 392 आएगा। तो ये हमारा मोहर सॉल्ट का मोलर मास जो है वो
आ गया। तो बस अब हम 4.9 ग्राम मोहर सॉल्ट जो है वो 250 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो हमारा M/20 मोलैरिटी का सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो हमें बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लेना है। हमें इसकी मोलैरिटी जो है पता लगानी है। इसकी मोलैरिटी हमको पता नहीं है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है, और इसकी स्ट्रेंथ इसका भी हमें पता लगाना है। फिर ये हमारा मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये हमने कैसे प्रिपेयर किया था, 250 ml वाटर लिया हमने और उसमें 4.9 ग्राम मोहर सॉल्ट जो है वो डिजोल्व करा दिया। तो ये M/20 का 250 ml सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो गया। हमें डाइल्यूट H2SO4 चाहिए। ये जो हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसको हमने मोहर सॉल्ट बोला। इधर लिखा हुआ है अमोनियम फेरस सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। इसका हमें 4.9 ग्राम जो है वो वेइंग मशीन में इसको वेट कर लेते हैं, और इसका 250 मिलीलीटर में सॉल्यूशन जो है वो बना लेंगे। तो ये हमने 4.9 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट ले लिया है। इसको 250 मिलीलीटर वाटर में डिज़ोल्व कराना है। अब हमने 250 मिलीलीटर फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। अब इसको जो है हम पिपेट से 20 ml सॉल्यूशन जो है वो कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। अब देखो हम 20 मिलीलीटर फेरस अमोनियम सल्फेट जो है वो पिपेट के थ्रू खींचेंगे। 20 ml सॉल्यूशन जो है वो हमने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया। अब हम 20 ml जो है वो H2SO4 इसमें इंसर्ट करा रहे हैं। तो ये हमने फेरस अमोनियम सल्फेट में 20 ml H2SO4 डाल दिया है। अब हम KMnO4 को जो हमने ब्यूरेट में भरा हुआ था ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो इस बीकर में डालेंगे। अब हम इसको सेक करेंगे, और ये तब तक डालेंगे जब तक कि लाइट पिंक कलर नहीं आ जाता है। लाइट पिंक कलर जो है हमारा बन गया है। तो अब हम ब्यूरेट की रीडिंग जो है वो नोट कर लेते हैं। तो ब्यूरेट की रीडिंग जो है वो 10 आ रही है। तो ब्यूरेट की रीडिंग जो है वो 10 आ रही है, तो ऊपर 0 रीडिंग थी और नीचे 10 आ गया लेवल, तो मतलब हमारा 10 ml जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ हुआ है। तो ऐसे हमें 3 से 4 रीडिंग लेनी है। अब हम KMnO4 की मोहर सॉल्ट के साथ जो केमिकल रिएक्शन होती है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखेंगे। तो जो हमारा KMnO4 है वो एसिड हमने H2SO4 लिया था, तो एसिड से रिएक्शन होगी तो क्या देगा, K2SO4 देगा, और क्या देगा, MnSO4 देगा, और क्या देगा, H2O देगा, और क्या देगा, ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है। ये इसकी पहचान होती है। इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। पोटेशियम 2 है तो पोटेशियम को 2 कर लेंगे, Mn2 हो गया तो Mn को 2 कर देंगे। SO4 यहाँ पे 1 है, SO4 यहाँ पे 2 है, तो 3 हो गए तो 3 SO4 कर देंगे। हाइड्रोजन 6 हो गया तो हाइड्रोजन को हम 3 कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब जो हमारा मोहर सॉल्ट है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ये नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। क्या होगा, ये जो फेरस सल्फेट है वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए तो हमको भैया H2SO4 चाहिए। फेरस से फेरिक सल्फेट बनाना है तो H2SO4 की तो रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, तभी तो ये कन्वर्ट होगा। तो हम यहाँ पे H2SO4 भी लेंगे। से बनेगा, ये क्या होगा, कन्वर्ट होगा Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस ये अमोनियम सल्फेट ज्यों का त्यों, इसका तो कुछ नहीं होना है, तो अमोनियम सल्फेट ज्यों का तो लिखा, प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल ज्यों का त्यों, इनका भी कुछ नहीं होना है, प्लस ये जो हाइड्रोजन बचा और ये ऑक्सीजन से मिलके H2O, तो ये कितना हो जाएगा, 7H2O हो जाएगा। ठीक है ना।
इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करेंगे। तो आयरन 2 है तो आयरन को हम करेंगे 2, तभी तो ये Fe2SO4 होल थ्राइस बन पाएगा। अमोनियम सल्फेट ये 2 हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 12, और 12 और एक ये था तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा भाई यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल। फिर 2 × 6 12 हो गया, और एक वाटर यहाँ से बना था H2 और O, तो 13 H2O हो गया। अब हमने यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन तो एक यूज करी, और हमें यूज कितनी करनी है 5, क्योंकि K1O4 H2SO4 से रेट करके कितनी नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है 5 नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। इसका मतलब है ये पूरी इक्वेशन जो है वो 5 से मल्टीप्लाई की जाएगी। तो पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भैया मल्टीप्लाई यहीं कर दो। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये 5 होगा, H2SO4 हमारा 5 होगा, ये हमारा 5 होगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, और ये हमारा 13 × 5 65 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। देखो भाई 2 KMnO4 है लिखा, प्लस H2SO4 कितने हैं, ये 3 और ये 5 कितना हो गया 8 H2SO4 हो गया, ठीक है ना। प्लस ये फेरस अमोनियम सल्फेट कितना है 10 FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो कैंसिल हो जाएगी, इसलिए तो हमने 5 का मल्टीप्लाई किया था। अब जो है वो बन रहा है, क्या क्या बन रहा है भाई, K2SO4 बना, कितना बना 1, MnSO4 कितना बना 2, प्लस 5 Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 10 अमोनियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल कितना 65 ये है और 3 वो है, तो 68 H2O। तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब देखो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट जो है KMnO4 के लिए कितना है, ये 2 है, और फेरस अमोनियम सल्फेट के लिए कितना है, ये 10 है। तो KMnO4 का कोएफिशिएंट 2 है और मोहर सॉल्ट का कोएफिशिएंट 10 है। ये आपको कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो हमारी मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। अब हम इसकी आयनिक इक्वेशन जो है वो कैसे लिखी जाएगी उसकी बात करेंगे। तो अब हम आयनिक इक्वेशन लिखेंगे। तो आयनिक इक्वेशन का रूल क्या होता है, ORAOH, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एकेडमी ऑफ हिंदुस्तान। तो हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना है। जिन एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है उन एटम को बैलेंस करना है। O मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, H मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करो। तो देखो जरा, जो हमारा MnO4 नेगेटिव है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। जो हमारा मोहर सॉल्ट का Fe डाई पॉजिटिव था वो कन्वर्ट हो रहा था Fe ट्राई पॉजिटिव में। अब हम यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालेंगे। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो, ऑक्सीजन की -2 × 4 इक्वल टू, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसी भी आयन के लिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होता है। तो x - 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +7 हो जाएगा। तो Mn +7 से +2 में कन्वर्ट होगा, आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पे तो रिडक्शन हो गया और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन ये हाफ रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करने से पहले आपको क्या करना होगा, एटम को बैलेंस करना होगा। वो एटम जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है
तो Mn यहाँ 1 है, Mn यहाँ 1 है, रिडक्शन हुआ, आयरन 1 ऑक्सीडेशन हुआ। तो एटम तो बैलेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की लेन देन को बैलेंस करेंगे, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन की लेन देन बैलेंस नहीं होगी ना तब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन जो है रिडक्शन है, तो क्या होगा, गेन किए जाएंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किया जाएगा। अब यार यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना है और एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन ये कब करेगा, जब ये 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो हमारी इलेक्ट्रॉन की लेन देन बैलेंस हो गई। तो अब हम ओवरऑल इक्वेशन जो है वो लिख देंगे। तो MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe प्लस 2 प्लस H पॉजिटिव से बना Mn प्लस 2 प्लस 5 Fe प्लस 3। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की लेन देन इक्वल हो गई, उसको काट देते हैं। अब क्या करना है, O मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ही। तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो वाटर मॉलिक्यूल 4 ऐड किए जाएंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में लिखा जाता है। तो 8H पॉजिटिव हम यहाँ कर देंगे। तो हमारी ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe प्लस 2 प्लस 8H पॉजिटिव से बना Mn प्लस 2 प्लस 5 Fe प्लस 3 प्लस 4 H2। तो ये हमारी बैलेंस आयनिक इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे कोफिशिएंट देख लो, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। ठीक है, और वहां पे कितना था, वहां पे 2 था और यहाँ पे ये 10 था। तो वही है 1:5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन के बाद हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे, इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे और सबसे लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे। तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन में क्या नोट करना है, वेट ऑफ मोहर सॉल्ट ये 4.9 ग्राम लेना है। वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट प्रिपेयर्ड ये हमें 250 ml प्रिपेयर करना है। वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट प्रिपेयर्ड आउट फॉर ईच टाइट्रेशन, तो प्रिपेयर्ड से हमें कितना वॉल्यूम लेना है मोहर सॉल्ट का, 20 ml लेना है। आप 10 ml भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम ऑफ 4N टेकन फॉर ईच टाइट्रेशन, तो ये 20 ml लेना है। अगर आपने यहाँ पे 10 ml लिया तो ये H2SO4 भी 10 ml लेना। सॉल्यूशन टेकन इन ब्यूरेट, तो ब्यूरेट में हमें केमनोफोर सॉल्यूशन लेना है जिसकी हमें मोलैरिटी जो है वो फाइंड करनी है। इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल का जो पहला कॉलम उसमें सीरियल नंबर आएगा, सेकंड में इनिशियल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट लिखा जाएगा, थर्ड में फाइनल रीडिंग ऑफ द ब्यूरेट, फोर्थ में वॉल्यूम ऑफ द केमनोफोर यूज्ड। तो हमें क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें पिपेट से 20 ml मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है और उस सॉल्यूशन में 20 ml H2SO4 सॉल्यूशन मिला देना है। फिर हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को टाइट्रेट करेंगे, किससे, केमनोफोर से, जो कि ब्यूरेट में भरा हुआ था। तो ब्यूरेट की इनिशियल रीडिंग तो 0 थी। फिर हमने टाइट्रेट किया, तो जब रीडिंग ब्यूरेट की 12 हो गई तो उस टाइम पे कॉनिकल फ्लास्क का जो सॉल्यूशन कलरलेस था वो कैसा हो गया, लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब है कि हमारा सारा का सारा मोहर सॉल्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो हमने केमनोफोर सॉल्यूशन कितना वॉल्यूम यूज किया, 12 मिलीलीटर यूज किया। तो ये मिलीलीटर में लिखना है। हम सेकेंड रीडिंग लेंगे, तो फिर से वही काम करना है। कॉनिकल फ्लास्क में 20 ml मोहर सॉल्ट लेना है, 20 ml डाइल्यूट H2SO4 डालना है, फिर केमनोफोर द्वारा उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो अब इनिशियल रीडिंग 12 हो गई, तो हमने देखा जब रीडिंग 22 हुई तो कॉनिकल फ्लास्क का सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो गया, लाइट पिंक हो गया, मतलब मोहर सॉल्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो हमने फाइनली केमनोफोर का कितना वॉल्यूम यूज किया, 10 वॉल्यूम यूज किया, फाइनल माइनस इनिशियल। इसके बाद हम थर्ड रीडिंग लेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, 20 ml मोहर सॉल्ट लेंगे, 20 ml उसमें डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे
ब्यूरेट से हमें KMnO4 सॉल्यूशन मिलाना है। तो हमने देखा कि सॉल्यूशन जो है वो लाइट पिंक हो गया। तो ब्यूरेट की रीडिंग इनिशियल तो 22 थी, लेकिन फाइनल रीडिंग जो है वो 32 है। तो हमने कितना वॉल्यूम KMnO4 यूज किया? 10 वॉल्यूम KMnO4 यूज किया। फिर हमें फोर्थ रीडिंग लेनी है। फिर से वही काम करेंगे। कॉनिकल फ्लास्क में 20 ml पिपेट से हम मोहर सॉल्ट लेंगे, 20 ml H2SO4 मिलाएंगे। टेस्ट ट्यूब भर के H2SO4 मिलाना है। पिपेट से H2SO4 सक नहीं करना है, ध्यान रखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सीधा। तो पिपेट से कोई भी H2SO4 जो है वो सक नहीं करेगा। फिर हम क्या करेंगे, फ्लास्क में KMnO4 डालेंगे। तो इनिशियल रीडिंग ब्यूरेट की 32 थी, फाइनल रीडिंग 42 हो गई। तो जब रीडिंग 42 आई तो हमारा मोहर सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। तो उसने क्या इंडिकेशन दिया, जो सॉल्यूशन कलरलेस था वो लाइट पिंक में कन्वर्ट हो गया। तो हमने कितना वॉल्यूम KMnO4 यूज किया? 10 वॉल्यूम KMnO4 यूज किया। तो हमारी ये 3 कॉन्कॉर्ड रीडिंग जो है वो आ गई। तो KMnO4 का वॉल्यूम हम कितना यूज कर रहे हैं? 10 मिलीलीटर यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है वो M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। तो ये तो हमें KMnO4 के लिए लिखेंगे और ये मोहर सॉल्ट का होगा। तो KMnO4 की तो मोलैरिटी हमें डिटरमाइन करनी है, तो M1 डिटरमाइन करेंगे। वॉल्यूम KMnO4 का कितना आया? तो 3 कॉन्कॉर्ड रीडिंग जो थी KMnO4 की कितनी थी? 10 थी, 10 ml आया। N1 ये जो कोफिशिएंट है वो KMnO4 के लिए कितना था? 2 था। ये बैलेंसिंग इक्वेशन में देख लेना, इक्वल टू M2 मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी 1/20 थी इंटू वॉल्यूम पिपेट से कितना लिया था? 20। N2 कितना है बैलेंसिंग कोफिशिएंट? 10 था। तो ये आएगा M1 इंटू 10 अपॉन 2 1/20 इंटू 20 अपॉन 10। 20 से 20 कैंसिल। M1 जो होगा वो 2/100 मतलब कितना आएगा? 0.02 M। ये उसकी मोलैरिटी हो गई। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर यूनिट होती है। अब हमें क्या निकालना है? स्ट्रेंथ निकालना है। तो स्ट्रेंथ देखो कैसे निकालते हैं। स्ट्रेंथ जो होती है वो ग्राम पर लीटर होती है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मोलैरिटी क्या होती है? वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो वेट बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर क्या होगा? वेट और ये वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम लीटर में ये किसके इक्वल होगा? मोलैरिटी और मोलर वेट के, मोलैरिटी इनटू मोलर वेट के। तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या हो गया? मोलैरिटी इनटू मोलर वेट। मोलैरिटी 0.02 है। मोलर वेट KMnO4 का कितना होता है? 158 होता है। तो ये आएगा 3.16 ग्राम पर लीटर। तो ये हमारी स्ट्रेंथ हो गई KMnO4 सॉल्यूशन की। तो जो हमें ऑब्जर्वेशन टेबल और ये कैलकुलेशन है, ये तीनों चीज जो है वो व्हाइट पेपर पे लिखी जाएंगी। जो प्रैक्टिकल फाइल होती है ना, उसके व्हाइट पेपर पे तीनों चीजें लिखी जाएंगी। और इसका रिजल्ट जो है वो कितना आया? मोलैरिटी 0.02 M है और स्ट्रेंथ जो है वो 3.16 ग्राम पर लीटर है। तो ये रिजल्ट जो है वो लाइन वाली पेज पे लिखा जाएगा। तो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट जो है वो आयनिक इक्वेशन में कुछ और आया था। तो कैलकुलेशन हमारा ऐसा होगा M1V1 अपॉन N1 इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। ये ले लो आप किसका? KMnO4 का, और ये मोहर सॉल्ट का। इसकी मोलैरिटी बतानी थी। वॉल्यूम 10, ये ब्यूरेट का वॉल्यूम आया। 3 कॉन्कॉर्ड रीडिंग और N1 कितना था? इसके लिए 1 था। M2 1/20 था इंटू वॉल्यूम कितना था? 20 ml पिपेट से लिया था। और N2 बैलेंसिंग कोएफिशिएंट कितना आया था? 5 आया था।
तो ये से ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो m1 जो है वो 1/50 हो जाएगा, ये 10 नीचे चला जाएगा, तो ये आएगा 0.02 m। अगर मान लीजिए आप कैलकुलेशन जो है वो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस से करना चाह रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या होता है N1V1 इक्वल टू होता है N2V2। अब नॉर्मेलिटी तो हमें गिवन नहीं है, दी तो मोलैरिटी है। तो देखो जरा नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। तो N1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं M1 इंटू n फैक्टर इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू n फैक्टर इंटू V2, ठीक है ना। तो ये ले लो आप KMnO4 के लिए और ये मोहर सॉल्ट के लिए ले लो। M1 निकालना है, n फैक्टर KMnO4 का कितना आया था 5 आया था कि नहीं आया था, तो ये 5 है, ये निकालनी है। वॉल्यूम कितना है 10, ये ब्यूरेट का वॉल्यूम था, 3 कॉन्कोर्ड हीटिंग इक्वल टू M2 ये 1/20 था इंटू n फैक्टर कितना था मोहर सॉल्ट का 1, क्योंकि Rn +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ तो n फैक्टर होगा 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 20 ml। इसका n फैक्टर 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज जो है वो +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ था, इसलिए n फैक्टर 5 आया। तो M1 इक्वल टू क्या होगा, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 50 होगा, तो 1/50 जो है वो हो जाएगा, तो ये 0.02 m जो है वो मोलैरिटी आ जाएगी। और स्ट्रेंथ तो क्या होता है मोलैरिटी इंटू मोलर वेट, तो 0.02 इंटू 158, तो 3.16 ग्राम पर लीटर जो है स्ट्रेंथ आ गई। तो रिजल्ट के पहले हम लिखेंगे इंडिकेटर। तो KMnO4 हमारा सेल्फ इंडिकेटर होता है, हमें यहाँ पे कोई दूसरा एडिशनल इंडिकेटर नहीं चाहिए होता है। क्यों, क्योंकि KMnO4 जो है वो पर्पल कलर का होता है। जब हम इसको एसिडिफाइड करते हैं, मतलब इसमें H2SO4 डालते हैं, तो ये MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ये आप रिएक्शन में देख लेना। और MnSO4 कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो यहाँ पे हमें कोई भी एडिशनल इंडिकेटर नहीं चाहिए होता है। जबकि जो हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन था जो हम 11th में किया था, उसमें हमें इंडिकेटर के फॉर्म में हम या तो फिनॉक्सिल लेते थे या फिर मिथाइल ऑरेंज लिया करते थे। जो हमारा एंड पॉइंट है, तो जो आपका कॉनिकल फ्लास्क में मोहर सॉल्ट और H2SO4 सॉल्यूशन था वो कलरलेस था। जब ये लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाए तो हम समझते हैं कि हमारा मोहर सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया है। तो हमारा एंड पॉइंट कब आएगा, जब कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो परमानेंट लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम रिजल्ट लिखेंगे, तो ये हमारा टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होता है जहां पे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो सबसे पहले काम किया था वो 2 साइंटिस्ट ने किया था। एक साइंटिस्ट का नाम था लुइजी गैल्वानी और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था अलेसेंड्रो वोल्टा। दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। इस कारण दोनों साइंटिस्ट के सम्मान में, दोनों साइंटिस्ट के ऑनर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल और इसी को हम बोलते हैं वोल्टेक सेल। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कहलाता है, ऐसा सेल जहां पे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, और इसी को हम बोलते हैं वोल्टेक सेल। तो लुइजी गैल्वानी एंड अलेसेंड्रो वोल्टा ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया
और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक पीस जो है वो डाल दिया, तो केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल रिएक्शन कैसे होगी? कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा एंड कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट में कोई नई बात नहीं थी। अरे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कोई भी जिंक पीस डाल दे, मैं डाल दूं, आप डाल दो, तो यही केमिकल रिएक्शन होगी, कोई दूसरी नहीं होने वाली। फिर उन्होंने इस रिएक्शन की स्टडी की। कॉपर सल्फेट जो है वो आयोनाइज होता है कॉपर डाइपॉजिटिव एंड SO4-2 में। ZnSO4 आयोनाइज होता है जिंक डाइपॉजिटिव एंड SO4-2। अब चूंकि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखते हैं तो हम वो आयन नहीं लिखते जो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड कॉमन होते हैं। तो रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड सल्फेट आयन जो है वो कॉमन है, तो ये आयनिक इक्वेशन में नहीं लिखा जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉपर डाइपॉजिटिव प्लस जिंक Zn+2 प्लस कॉपर। तो चूंकि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, और रिडक्शन में क्या होता है एक स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। तो जो लुइगी गैल्वेनी और एलेसेंड्रो वोल्टा थे, उन्होंने कहा कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का रोल है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हम करंट पैदा नहीं कर सकते, हम करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते? उनके दिमाग में ये ख्याल आया। तो बस वो एक ऐसी डिवाइस बनाने में जुट गए जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। अब इस रिएक्शन से जो है उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। तो उन्होंने सेल को कैसे डिजाइन किया? उन्होंने इस रिएक्शन को दोबारा देखा, कॉपर सल्फेट, जिंक, जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अगर हम यहां पे रेडॉक्स रिएक्शन को हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करें तो ये रिएक्शन ऐसी लिखी जाएगी, जिंक जो है जिंक डाइपॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, कॉपर जो है ये डाइपॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये कॉपर सॉलिड बनाएगा। ये जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है RXN का मतलब रिएक्शन से है, और ये जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इनको क्या है उन्होंने अलग अलग बीकर में ले लिया। अब ऑक्सीडेशन हाफ को क्या किया उन्होंने, एक बीकर में लिया। तो जिंक डाइपॉजिटिव का मतलब क्या है, जिंक डाइपॉजिटिव का सोर्स क्या था, जिंक सल्फेट था, और जिंक मेटल, तो ये जिंक मेटल जो है इसमें डिप कर दिया। दूसरी हाफ रिएक्शन, ये जो सॉल्यूशन है कॉपर डाइपॉजिटिव का सोर्स क्या था, कॉपर सल्फेट, और इसमें हमको क्या करना है, कॉपर रॉड जो है वो डिप करनी है। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने कॉपर रॉड को डिप किया और
जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हमने जिंक रॉड को डिप किया, तो अभी दोनों बीकर में कोई हलचल नहीं हुई, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। जब लुइजी गैल्वनी एंड अलेसैंड्रो वोल्टा ने दोनों सेल को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो उन्होंने देखा कि ये रॉड जो है, जिंक रॉड, ये धीरे धीरे जो है वो डिसॉल्व हो रही है, ये धीरे धीरे दुबली होती जा रही है, और कॉपर रॉड जो है वो मोटी होती जा रही है। इसका मतलब है कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हुई, और जो केमिकल रिएक्शन हुई वो बिल्कुल इसके जैसी ही है। देखो यहां पे जिंक जो मेटल था वो सॉल्यूशन में आ गया, मतलब वो आयनाइज हुआ है, तो जिंक डाइपॉजिटिव आयन बना, और यहां पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट हुआ है। इसका मतलब जो है, जो सॉल्यूशन का कॉपर था वो डिपॉजिट हुआ है, तो सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर डाइपॉजिटिव था। तो जब ये रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और इधर पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किया। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो ऐसे हो रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो करंट भी फ्लो होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक अमीटर या वोल्टामीटर जो है उन्होंने लगा दिया। तो वोल्टामीटर की सुई जो है उससे इंडिकेट हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो करंट फ्लो होगा, और हमको पता है कि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसका मतलब है करंट जो है आपका ऐसे फ्लो होगा, ये आई है करंट, तो करंट का फ्लो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो चूंकि जिंक प्लेट जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, इसका मतलब है जिंक जो है वो हमारा एनोड की तरह काम करेगा, और कॉपर प्लेट जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये हमारा कैथोड का काम करेगी। अब एनोड पे केमिकल रिएक्शन कैसी होगी, ये केमिकल रिएक्शन जो है वो एनोड पे हो रही है। जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो जिंक टाइप पॉजिटिव बना, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहां पे हो रही है, ये एनोड रिएक्शन है। और कैथोड रिएक्शन क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो ये कहां पे होगी, ये कैथोड पे होगी। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये है कि जिंक मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और जिंक डाई पॉजिटिव जो है वो सॉल्यूशन में आ रहा है। तो यहाँ पे जिंक डाई पॉजिटिव जो है बहुत सारे हो जाएंगे। जब जिंक डाई पॉजिटिव बहुत सारे हो जाएंगे तो फिर क्या करेगा, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, ये जिंक पॉजिटिव उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उसको जाने नहीं देगा, उसका फ्लो नहीं होने देगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर जो है सॉल्यूशन का कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब है इस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ेगा। अब सल्फेट आयन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा कि भाई तुम मत आओ, तुम तो वापस जाओ। तो ये एनोड तो हमारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पोल हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा है। और कैथोड जो है
ये हमारा पॉजिटिव पोल होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो इस हाफ सेल में पॉजिटिव आयन का डिपोजिशन और इस हाफ सेल में नेगेटिव आयन का डिपोजिशन, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रजिस्ट करेगा। इस कारण इस सेल में जो करंट है वो थोड़ी देर तो फ्लो होगा, इसके बाद रुक जाएगा, और हम नहीं चाहते कि करंट का फ्लो रुके। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों हाफ सेल को जो है वो सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। जब आप दोनों हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दोगे तो फिर इस सेल में जो है वो करंट का फ्लो कंटिन्यू होने लगेगा। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या कहलाता है, उसकी वर्किंग कैसी होती है, इसको देखेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज की, ये सॉल्ट ब्रिज क्या कहलाता है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो आप ये रेड कलर की यूट्यूब देख रहे हो, ये इनवर्ट यूट्यूब ही हमारा सॉल्ट ब्रिज कहलाता है। अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिल करेंगे। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट आपके हो सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इस यूट्यूब के अंदर भरने कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनमें से कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं और उनको अगर अगर एंड जिलेटिन में बॉईल करते हैं। फिर इस मिक्सचर को हम कूल करेंगे, तो कूल करने पे सेमी सॉलिड सब्सटेंस बनता है। इस सेमी सॉलिड सब्सटेंस को ही हम इस यूट्यूब के अंदर भरते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनको हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला, तो यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो ना तो मेटल रॉड से रिएक्ट करे, मतलब ना तो वो कॉपर से रिएक्ट करे, ना ही यहाँ पे वो जिंक रॉड से रिएक्ट करे, ना ही वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करे, और ना ही इधर पे वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करे। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमारा ऐसा इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है जो दोनों ही हाफ सेल की, ना तो वो मेटल रॉड से रिएक्ट करता है और ना ही उनके एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है। इसके बाद हम सॉल्ट ब्रिज की फंक्शन देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन होता है टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल का इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो कंप्लीट करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल का जो आउटर सर्किट है वो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो द्वारा कंप्लीट होता है, और जो इनर सर्किट है वो आयंस के फ्लो द्वारा कंप्लीट होता है। तो आयंस का फ्लो कैसे हो रहा है, तो देखो जरा, सपोज कि ये सॉल्ट ब्रिज है और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने अगर अगार के साथ जो है वो पोटेशियम क्लोराइड जो है वो भर दिया एज अ इलेक्ट्रोलाइट। जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो हम ये देखते हैं कि ये जो जिंक रॉड है, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन जो है वो इस इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है, जिसके कारण ये जिंक रॉड दुबली होती जाती है, इसका डिग्रेडेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस वायर के थ्रू जो है यहां पे आता है, इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे। तो यहां पे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जिंक आयन जो है वो जमा हो गया है। अब दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहां पे, तो यहां पे जो कॉपर डाई पॉजिटिव है वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे कॉपर का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्लेट पे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होगा, तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, यहां पे क्या होगा, यहां पे SO4-2 इस आयन का एक्यूमुलेशन होगा, जिस कारण ये सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उस समय क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा,
क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव आयन जो है वो जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया, और दूसरा यहाँ पे SO4 नेगेटिव आयन है, तो ये क्या करेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, हमारी केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगी और करंट का फ्लो भी बंद हो जाएगा। तो करंट का फ्लो बंद क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि दोनों हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इक्वल हो गया, इस कारण करंट का फ्लो जो है वो बंद हो गया। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, हम चाहते नहीं हैं कि हमारे करंट का फ्लो जो है वो बंद हो जाए, हम चाहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू होती रहे और इस सेल में करंट का फ्लो कंटिन्यू होता रहे। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो करंट के फ्लो को कंटिन्यू करता है। ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए? क्योंकि यहां पे अगर पॉजिटिव आयन डिपॉजिट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का Cl नेगेटिव जो है आयन सॉल्ट ब्रिज से निकल के इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और ये जो है क्लोराइड आयन इस जिंक आयन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और यहां पे नेगेटिव आयन डिपॉजिट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का पोटेशियम आयन जो है वो सॉल्ट ब्रिज से निकल के इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, जो कि सल्फेट आयन को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। अपर सर्किट तो जो है, आउटर सर्किट तो जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो द्वारा कंप्लीट होता है, और इनर सर्किट जो है वो आयंस के फ्लो द्वारा कंप्लीट होता है। तो देखो यहाँ पे क्लोराइड आयन का फ्लो हुआ और यहाँ पे पोटेशियम आयन का फ्लो हुआ, और इस फ्लो में दोनों सॉल्यूशन मिक्स नहीं हो रहे। सबसे अच्छी बात ये है। इसके बाद जो सेकेंड फंक्शन है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल, दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन हुई? क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयन फिल हो गए जिसने जिंक आयन को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, और यहां से पोटेशियम आयन निकल के इस सॉल्यूशन में आए जिसने कि सल्फेट आयन को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो दोनों हाफ सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो गई। सॉल्ट ब्रिज का जो थर्ड फंक्शन है, टू प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को जो है वो प्रिवेंट करता है। तो ये हमारा लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या कहलाता है? सपोज कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें हम सॉल्ट ब्रिज का यूज ना करें और बिना सॉल्ट ब्रिज यूज किए हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन करें। तो हमने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया हुआ है, दोनों हाफ सेल को एक पोरस प्लेट से हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, इस हाफ सेल में इलेक्ट्रोड हमारा जिंक का है और सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, यहाँ पे इलेक्ट्रोड कॉपर का है और सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो जिंक मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन का कॉपर डाई पॉजिटिव इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो जिंक रॉड जो है वो उसका डिग्रेडेशन होगा, पतली होती जाएगी, और कॉपर रॉड जो है वो मोटी हो जाएगी क्योंकि कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। अब क्या होगा, इस सॉल्यूशन में जिंक डाई पॉजिटिव आयन इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और यहाँ पे सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो जिंक डाई पॉजिटिव आयन जो है इधर आएंगे और सल्फेट आयन का फ्लो इधर होगा क्योंकि सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी है। तो जब आयन का फ्लो जो है वो डिफरेंट स्पीड से होता है तो इस जंक्शन पे जहां पे दोनों लिक्विड मीट कर रहे हैं वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करता है, वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन
इनकी वेलोसिटी इक्वल होती है। इसके बाद किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसकी बात करेंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल, इसको हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल प्लस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जब हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। तो हमारा ई सेल जो है वो रहेगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पोटेंशियल प्लस रिडक्शन हाफ सेल का पोटेंशियल। अब ई सेल को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब चूंकि ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड पे होता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड, क्योंकि रिडक्शन जो है वो कैथोड पे होता है। तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। तो जब हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो जिंक इलेक्ट्रोड का मेजर किया तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 वोल्ट आया, और हमने रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कॉपर हाफ सेल का मेजर किया तो ये 0.34 वोल्ट आया। अब हम ई सेल जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76 और रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34, तो ये आएगा 1.1 वोल्ट। अब चूंकि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे उनका अरेंजमेंट किया गया, कहीं भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जिक्र किया ही नहीं गया। तो फिर हम अपने फॉर्मूले में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का यूज क्यों करें? तो हमें अपना फॉर्मूला जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा, और हमको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अपोजिट होता है। तो हमारा फॉर्मूला जो है वो ऐसे बनेगा, ई सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन को हम क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन। कहां पे हो रहा है, एनोड पे, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, प्लस ई रिडक्शन कहां पे, कैथोड पे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई रिडक्शन एट एनोड। ये हमारा फॉर्मूला जो है वो बनेगा। तो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जिंक का कितना है, वो होगा -0.76 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कॉपर का कितना है, 0.34 वोल्ट। तो अब हमें ई सेल जो है वो डिटरमाइन करना है। तो क्या होगा, ई सेल एट कैथोड माइनस ई सेल एट एनोड। कैथोड का कितना है, 0.34 माइनस एनोड का कितना है, -0.76, तो ये आएगा 1.1 वोल्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आज हम पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, जिसको कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने छोटा सा सेल जो है वो बनाया हुआ है। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। जब इस सेल में करंट फ्लो हो रहा है और अगर इस दौरान हम इस सेल का
वोल्टेज मेजर करें तो जो वोल्टेज आएगा उस वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो अगर सेल में करंट फ्लो हो रहा है और उस दौरान अगर आप सेल का वोल्टेज मेजर करते हो तो जो वोल्टेज आएगा वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। लेकिन अगर सेल में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में जब हमने ये वायर से कनेक्ट नहीं किया था, तो दोनों सेल के बीच जो वोल्टेज में डिफरेंस है वो हमारा EMF कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। इसका मतलब है कि जब हम वोल्टेज मेजर करते हैं, जब करंट फ्लो नहीं हुआ उस दौरान हमने वोल्टेज मेजर किया तो ये वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम होगा, और जब करंट फ्लो हो रहा था तो निश्चित तौर पे ये करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज धीरे धीरे हो सकता है कम भी हो, तो ये वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम नहीं होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम नहीं होता है, लेकिन EMF जो है वो हमेशा कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम वोल्टमीटर के थ्रू मेजर करते हैं। तो जब करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हम वोल्टमीटर लगा देते हैं, तो वोल्टमीटर जो है वो हमको वोल्टेज बता देता है, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कहलाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम वोल्टमीटर के थ्रू मेजर करते हैं, जबकि EMF जो है वो हमारा पोटेंशियोमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है, ठीक है। पोटेंशियोमीट्रिक मेथड के थ्रू हम जो है वो मेजर करते हैं। फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वोल्टेज डाउन हो रहा है तो निश्चित बात है करंट भी क्या होगा, लो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे EMF है ये स्टेडी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस होता है। तो चलिए आप इस डिफरेंस को जो है वो हम नोट कर लेते हैं। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसमें लिखना है हमको, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड अंडर एनी कंडीशन। और EMF में लिखना है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। सेकेंड लिखना है, इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज से कम आएगा। और इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल, तो ये हमेशा वोल्टेज जो है यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो EMF जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज होता है और ये मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम से कुछ लेस होगा, ठीक है। थर्ड है, इट इज मेजर्ड बाय सिंपल वोल्टमीटर, तो ये वोल्टमीटर के थ्रू मेजर किया जाएगा। और इट इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, तो ये पोटेंशियोमीटर के थ्रू मेजर किया जाएगा। तो फोर्थ है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट, क्योंकि वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। और इसमें लिखना है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस हो गया पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर, इसको शेयर कर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आज हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है। तो जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप SHE और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप NHE से रिप्रेजेंट करते हो। तब क्वेश्चन ये आता है कि हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत क्यों पड़ी। तो निश्चित तौर पे ये जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इससे हम किसी इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर करते हैं। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक हाफ सेल बनाया, जहां पे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है। ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है। और इस सॉल्यूशन में हमने एक कॉपर प्लेट जो है वो डिप कर दी। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पे डिप कर दिया। तो ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे कॉपर डाई पॉजिटिव एंड SO4 -2 आयन है, ठीक है। तो इन आयन के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, तो देखो सर, अगर मान लीजिए ये कॉपर है, इसने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये कॉपर डाई पॉजिटिव बनाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस प्लेट पे आए, तो ये प्लेट हमारी कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये प्लेट पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर मान लीजिए
कॉपर आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा है। मतलब कि सॉल्यूशन के डाइपॉजिटिव कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और कॉपर सॉलिड बना रहा है, मतलब यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, कहीं और से 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो इसका मतलब है कि ये प्लेट जो है वो कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी, तभी ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये प्लेट कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच जो है एक पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये पोटेंशियल कितना है, आप इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो ये पोटेंशियल कितना है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। इसको मेजर करने के लिए हमें एक हाफ सेल की और जरूरत पड़ेगी, और जब दोनों सेल को हम कनेक्ट कर देंगे तो एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप कंप्लीट सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल ले लो, कॉपर की जगह मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड होता, तो सेम केस यहां भी होना था। यहां पे हमने ये जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। कंडीशन वही है, 1 मोलर लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस लेना है, जिंक प्लेट जो है वो डिप कर देनी है। तो ये जो सॉल्यूशन की आयन है और ये जो इलेक्ट्रोड प्लेट है, यहाँ पे दोनों के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना है ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होगी, और वो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेना है, टेम्परेचर 25 लेना है, और अगर गैस है तो प्रेशर हमको 1 बार रखना है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों सिलेक्ट किया गया, तो हाइड्रोजन का जो हाफ सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो प्लेटिनम का है, तो प्लेटिनम का ये वायर है जो कि हमारा इलेक्ट्रोड का काम करता है, और यहाँ पे हमने प्लेटिनम ब्लैक से इसको क्या कर दिया है, कोटिंग कर दी है। यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखना है, और ये जो जैकेट है यहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया, प्रेशर हाइड्रोजन गैस का 1 बार रखना है। तो हमारी ये स्टैंडर्ड कंडीशन जो है हमको ये मेंटेन करके रखना है। अब यहाँ पे ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है, इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। अब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। और जब कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच वो कैसा होगा, 0 होगा। अब चूंकि इस हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो कैसा है, 0 है। जब हम इस हाफ सेल को इस हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो एक पूरा सेल बन जाएगा, और पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो किसका होगा, वो इस इंडिविजुअल हाफ सेल का पोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो 0 है। जब हम इस हाफ सेल को इस हाफ सेल के साथ कनेक्ट कर देंगे तो पूरा एक सेल बन जाएगा, और जो सेल का पोटेंशियल आएगा वो इस हाफ सेल का पोटेंशियल होगा। क्यों, क्योंकि इस हाफ सेल का पोटेंशियल 0 है। इसलिए हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चुना। क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आता है, वो 0 आता है। अब मान लीजिए ये हाफ सेल जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये जो सरफेस है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड रिएक्ट तो नहीं करता है, लेकिन प्लेटिनम की सरफेस जो है वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल रहती है। तो मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि ये जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो ये ½ H2 बनेगा। तो ये यहाँ पे एक्वस में आएगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलमोस्ट 0 होता है, तो 0.02 होता है। और अगर मान लीजिए इस सरफेस पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन आयन जो इस सरफेस पे गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ½
H2 गैस बनी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो अब चूंकि इस हाफ सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो है वो कितना है, वो 0 आ रहा है, तो इस सेल को हम रेफरेंस मान के दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो हमने यहाँ पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था उसको हमने कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पूरे सेल का फॉर्मेशन जो है वो हो गया। ये जो वोल्टामीटर है, इस वोल्टामीटर में जो ई सेल है, तो स्टैंडर्ड डिटेक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल जो है वो आया 0.34 वोल्ट। तो ई सेल को हमने कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखो जरा, स्टैंडर्ड डिटेक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड डिटेक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर जो है इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारा एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरह काम करेगा। तो ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ई सेल स्टैंडर्ड ये इक्वल टू ई स्टैंडर्ड जो है वो कैथोड राइट साइड पे बना था माइनस एनोड जो है वो लेफ्ट साइड पे है। तो ये, तो यहाँ पे जो ई सेल की वैल्यू कितनी आई, 0.34 आई। तो 0.34 आई इक्वल टू जो हमारा कैथोड है, कैथोड तो ये है, ठीक है। तो ई कैथोड की हमें जो है वो निकालनी है, मतलब इस सेल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो निकालना है। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हमारा एनोड है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है, ठीक है। तो ई स्टैंडर्ड जो हमारा कैथोड है वो कितना आया, प्लस 0.34 वोल्ट। तो ऐसे हम किसी भी इंडिविजुअल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हेल्प से जो है वो निकाल लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हाफ सेल जो है वो जिंक वाला होता, ये जिंक है और जिंक सल्फेट का यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर ये एनोड है और ये कैथोड होता तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है ई सेल जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.76, ठीक है। और ई सेल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि आपने सेल का जो कॉम्बिनेशन लिया है वो उल्टा लिया है। तो इसका मतलब है कि अब ये जाएगा इधर और ये आएगा इधर, मतलब ये हमारा बनेगा लेफ्ट साइड वाला और ये बनेगा हमारा राइट साइड वाला, मतलब ये हमारा बनेगा एनोड और ये बनेगा कैथोड। तभी हमारा ई सेल जो है वो प्लस 0.76 आएगा। तो ई सेल की अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है कि आपने जो सेल का अरेंजमेंट किया हुआ है उस अरेंजमेंट को चेंज कर दो। जिसको आप एनोड मान रहे थे उसको कैथोड मानो, जिसको आप कैथोड मान रहे थे उसको आप एनोड मानो, ठीक है। तो ये पहुंचेगा इधर और ये पहुंचेगा इधर, तो ये रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखो जरा, तो ई सेल जो है इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई सेल हमारा 0.76 ये प्लस में है, ठीक है। ई कैथोड, तो कैथोड हमारा क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन वाला बनेगा, तो इसका तो 0.00 वोल्ट है। और एनोड क्या है, ये जिंक वाला बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमको निकालना था। तो ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, एनोड का। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का कितना आ जाएगा, ई स्टैंडर्ड एनोड का होगा माइनस 0.76। और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड पे, तो रिडक्शन क्या हो रहा है, मतलब जिंक जो है +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड बना रहा है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट, और ये नेगेटिव है।
तो याद रखना कि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, जैसे कि कॉपर का केस में हुआ था, तो कॉपर के केस में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब कि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना रहा है। ठीक है, तो ये रिडक्शन हो गया। और ये इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी 0.34 वोल्ट और ये प्लस में था। तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसे मेटल को, ऐसी स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे रखेंगे। इसका मतलब है कि वो स्पीशीज जो है वो हाइड्रोजन से वीक रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव आ रहा है इस केस में, ठीक है, तो उन स्पीशीज को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम हाइड्रोजन से ऊपर रखेंगे। इसका मतलब है कि उनकी रिड्यूसिंग पावर जो है वो हाइड्रोजन से अबव है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। इसके थ्रू हम किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, आज हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को हम इजी वे में कैसे लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉमन मेटल जो है वो लिखे हुए हैं जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम लिखा गया है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर टिन। इसके बाद लेड आता है, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है इसको हम इजी वे में कैसे लर्न कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो अभी आपको पता होगा कि करीना ने जो है वो सैफ अली खान से शादी की हुई है, और आपको पता है कि पत्नियां जो हैं वो ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं। तो करीना ने सैफ अली खान से क्या डिमांड की है, तो देखते हैं जरा। करीना ने कार है मांगी, अल्टो जैन फरारी, अल्टो जैन फरारी। करीना ने कार है मांगी, अल्टो जैन फरारी, अल्टो जैन फरारी। सुन के पटौदी भैया ने हंस के कल्टी मारी, हंस के कल्टी मारी। आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिलाऊं और प्लेटिनम हार पहनाऊं, और प्लेटिनम हार पहनाऊं। पर न मांगो कार फरारी, इसमें है परेशानी, इसमें है परेशानी। तो आप जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज को आप इसी वे में ऐसे लर्न जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।